एग्जाम्पल नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन करना है भाई। देखो मैं पढ़ रहा हूं, देखो आप, एक 200 ओम प्रतिरोधक, तो आर बराबर लिख दे, एवं एक 15 माइक्रोफेरेट संधारित्र, सी बराबर भी लिख दे। समझ तो गए होंगे, माइक्रो है, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 संधारित्र, किसी 220 वोल्ट, वी बराबर भी लिख दे, किसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्स एसी, हर्ट्स आया है इसका मतलब क्या है, आवृत्ति, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। नंबर ए, परिपथ में धारा की गणना कीजिए। नंबर ए, क्या पूछा उसने, धारा। क्लियर हो गई बात आई। तो अब हमने सोचा जब दो चीजें हैं आर और सी, तो आप भी समझ गए होंगे आई बराबर तो वी अपॉन आर होता है, वो सॉरी जेड, आर बराबर वी अपॉन आर होता है। लेकिन जब दो चीजें आती हैं तो प्रतिरोध ना बोल के उसे प्रतिबाधा बोलते हैं और जेड के बराबर होता है। अब आप कहोगे जेड कहां से लाओगे, तो मैंने आपको ये बताया था, चूंकि जेड बराबर होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप कहोगे एक्स सी कहाँ है, चलो आर तो ये आएगी, तो एक्स सी हम यहाँ पे अलग निकाल लेंगे चूंकि करके, एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब कहोगे आप ओमेगा ना है, तो ओमेगा क्या होती है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब तो सही है, तो 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू कितनी है 50, सी की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10⁻⁻6। तो मैं चाहता हूँ ये कैलकुलेशन आप खुद करना बहुत आराम से, इसमें टाइम लग जाएगा, यहाँ पर मैं करूंगा। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता भी दूं, पेपर में बहुत आराम से बहुत आसान कैलकुलेशन आती है बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें बहुत आसानी से कट जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू क्या आएगी 212, एग्जाम्पल है देख लेना, ठीक है। कितनी आ गई 212 ओम, ठीक है। अब आपको एक्स सी भी पता है, आर भी पता है, तो आप जेड निकाल लोगे। आ जाओ, जेड बराबर अंडरवुड 200 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, देखो आर की वैल्यू 200 है, प्लस एक्स सी की वैल्यू क्या आई है 212 का स्क्वायर। अब देखो इसमें भी परेशानी पड़ेगी आपको, यहाँ तो डायरेक्ट बता दोगे आप, 2 दूनी 4, 4 बना दोगे और 4 0 लगा दोगे इसका वर्ग की वजह से। लेकिन 212 की ऊपर नीचे रख के तो गुणा करोगे आप, ठीक है। तो सही करके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर उन 291.5, ठीक है। इसका स्क्वायर करना, 200 का स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ोगे और बाहर निकल के क्या आएगा, z बराबर 291.5। वो अलग बात है जब आप खुद करोगे, क्योंकि बिना मोबाइल का करोगे, बिना लैब उससे करोगे कैलकुलेटर की, जाहिर सी बात है, तो हो सकता है 290 आ जाए, ठीक है, इसके आसपास 292 आ जाए, कोई परेशानी ना होती है। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए फिर बता दूं, पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें टाइम लगे कि 212 की 212 से गुणा करोगे तो ऐसी तो करी जाएगी, बताओ मुझसे भी करवाओगे, मैं भी ऐसी करूंगा, तो 2 दूनी 4 अरे बस समझ में ऐसा करके, तो इस वजह से तो टाइम लग रहा है, आप खुद कर लेना, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा। और पेपर में मैंने ये बताया बहुत हल्की कैलकुलेशन आती है जो आराम से बाहर निकल जा। तो नोट करो, इसे पहला पार्ट ए हो गया, इसका कौन सा पार्ट कराया हमने, ए पार्ट है ना, धारा पूछी थी, ये चीजें देने के बाद ए पूछा था, नोट करो। अब बी पार्ट में क्या कहा भाई उसने, बी पार्ट देख रहे होंगे आप ऊपर, क्या है, प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच आरएमएस वोल्टा की गणना कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था आरएमएस के नाम से डरना मत, आप तो वैसे ही नॉर्मली करना, क्या अभी बता रहे हैं। बी पार्ट कर रहे हैं, तो जब हम इसके सिरों के बीच विभवांतर कहेंगे तो क्या आएगा, वी आर बराबर क्या होता है आई आर। तो आई की वैल्यू क्या आई थी अभी, आई की वैल्यू, अरे हाँ सॉरी, अभी किसकी वैल्यू निकाली हमने, अभी किसकी वैल्यू निकाली हमने, z की, z की क्या वैल्यू आई थी, अभी यहीं रुक जाओ, बी वाला मत करो, अभी z की वैल्यू क्या आई थी अभी 291.5। तो उसने तो आई पूछा था ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन z। तो v की वैल्यू कितनी है 220 और इसकी वैल्यू कितनी है 291, बताओ, ठीक है ना। तो जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू ये दी है इन्होंने 0.755 एम्पियर। समझ तो गए नहीं, अभी बी पार्ट में मत पहुंचो, क्या कहा था उसने ए पार्ट में, देखो फिर दोबारा कि परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आई बराबर वी अपॉन जेड ही तो लिखा था हमने, लेकिन हमने जेड निकाल दिया था, जेड की वैल्यू आ गई थी, तो हमें लगा ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब क्या लिखा हमने, धारा।
जहां आपने जेड निकाला है उसके नीचे लिखोगे धारा, आई बराबर वी अपॉन जेड, आंसर आ गया। तो ये आंसर आया है, नोट कर लो ये। अब क्या रह गया इसका, आप देखो बी पार्ट। तो क्या कहा उसने बी पार्ट में भाई, ये जो है देखो दोबारा पढ़ रहे हो, बी पार्ट देख लो आप भी ऊपर। प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच आरएमएस की वोल्टा की गणना, वोल्टा पूछी है, बी पार्ट कर रहे हैं भाई। क्या है, तो जब हम आर के सिरों के बीच विभवांतर की बात करेंगे, वी बराबर आई आर, तो आई की वैल्यू अभी क्या निकाली थी हमने भाई 0.755, और आर की वैल्यू कितनी है 200। कितना आंसर आ गया हमारा 151 वोल्ट, वेरी गुड। और वीसी बराबर क्या होता है आई एक्स सी, आई की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 0.755, और इसकी वैल्यू क्या होती है 212। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 160। 160 पॉइंट वैसे 3 आया है, ठीक है, लगभग 160 मान लेते हैं। ये भी हो गया भाई हमारा, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। बताओ ठीक है। सी देख ले अब, सी क्या कहा उसने, सी नहीं है भैया इसमें, ठीक है, देख रहे होंगे आप ऊपर क्या कहा है। आप आगे सुनो क्या इन वोल्टाओं का बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टा से अधिक है, यदि हाँ तो इस विरोधाभास का निराकरण कीजिए। मतलब क्या कह रहा है वो, अगर देखो मैं इन तीनों को दोनों को जोड़ूं तो कितना आगा 311, 151 और 160 कितना होगा 311। तो वो कह रहा है क्या इन दोनों का योग इससे ज्यादा है, और वो है, अगर है तो कैसा आया उसका निराकरण कर दो यार। ऐसे कैसे हो जाएगा कि तुम दे रहे हो 220 वोल्ट और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं दो चीजें, एक का आया इतना, एक का आया इतना वोल्ट, ठीक है, तो 311 कैसा हो जाएगा, दे रहे हो 220, बन जाएंगे वो 311 वोल्ट। समझ में तो आ रही बात। तो अगर इसे बताइए तो हम मैं फिर बता दूं आपको, वी मतलब ये जो सी होता है और आर, ये दोनों समान कला में थोड़ी ना होते हैं, इनमें वी और आई। तो हम लिखेंगे चूंकि, लिख रहा हूं देखो, आर तथा सी में वी और आई के बीच कलांतर 90 डिग्री का होता है, अतः इनके परिणामी वोल्टेज को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया जाता है, ना कि जोड़कर। बात समझ में आ गई। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी इस चैप्टर की, तो हमने सारे सवालों में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी कि कण का वर्ग बराबर वी, ऐसी तो निकाला परिणामी कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। जब हम इनकी और इसकी बात कर रहे थे आर और सी की, तो ऐसा ना बनाया था हमने कि भाई इसमें आई, इसमें आर, और इधर क्या था वी सी, सॉरी इसमें क्या था वी सी नीचे की ओर, ऐसा था ना था। तो इनका परिणामी ऐसी तो निकल के आया था यार, देखो मेरी वीडियो, ठीक है, इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 तक बनाई हमने इसमें, ठीक है, वो देखो पार्ट 6 यानी 7 तक, है ना। तो ये देखो, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसी तो करा था हमने, तो ना कि जोड़ के, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या आता है, कलांतर आता है भाई 90 डिग्री का। तो इसलिए इनका आंसर क्या आगा निकल गया, अगर हम इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 220 ही आएगा, 311 नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात, नोट कीजिए इसे पूरे को। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या है एग्जाम्पल नंबर 7, स्क्रीन पर देखो, ये देख रहे हैं ना। विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा निर्दिष्ट करता है, इसका कारण समझाइए। बिल्कुल सही बात है। देखो हमने ये पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है V I cos फाई, यदि हम cos फाई क्या होता है शक्ति गुणांक, याद होगा आपको, शक्ति गुणांक का मान कम करते हैं तो उसके लिए हमें धारा का मान बढ़ाना होगा, और इस कारण
शक्ति 6 आई स्क्वायर आर के रूप में अधिक होगा। बस उसने ये कहा था, देखो सवाल दोबारा सुन लो, अभी आप समझ ना रहे होंगे। विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में, विद्युत शक्ति के परिवहन मतलब जाने के लिए, जब हमने बताया था आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे कि जहां पे बिजली बनाई गई उससे क्या करते हैं, बहुत बहुत कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर तक हमें लाइट बिजली भेजनी होती है, तो उसमें शक्ति का क्या होता है, लॉस होता है। तो वही हमने कह दिया, शक्ति का फॉर्मूले तो है ये आई स्क्वायर आर। मैंने कहा था 3 फॉर्मूले याद रख लो, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, आई पी बराबर आई वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आर भी क्या है, शक्ति। तो जब धारा का मान बढ़ेगा और उसका हुआ वो आई स्क्वायर वो भी, तो शक्ति ज्यादा लॉस होगी अगर तुमने इसकी वैल्यू कम कर दी तो। ये कहने का मतलब है आंसर। इसका बी पार्ट जो है वो आप थ्योरेटिकल है, वैसे भी चित्र भी दिया हुआ है, देख लोगे आप, एग्जाम्पल है ना, समझ लेना, बेकार है वैसे एग्जाम्पल। दूसरा पार्ट थ्योरी है, बहुत लंबी थ्योरी है, ठीक है, तो उसे आप खुद पढ़ लेना, बी पार्ट को नोट कर लो आप। ये क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 सॉरी। 283 वोल्ट शिखर वोल्टा, शिखर वोल्टा, इसका मतलब वी नोट हो गया ये। 50 हर्ट्ज आवृत्ति, क्या हो गया है, एफ की एक जो विक्रिय वोल्टा एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ से जुड़ी है, आर बराबर 3 ओम, आई बराबर, आई नहीं सॉरी एल है 25.48 मिली हेनरी, हेनरी से हिसाब लगा लो, वैसे आई की तरह दिया है इन्होंने, ठीक है, इनकी गलती है। एल इजिकल टू 25.48 मिली हेनरी, हमें एक्स से पता चला कि एल है, नहीं तो आई बना दिया इन्होंने किताब में, ठीक है। तो मिली को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी बराबर 796 माइक्रोफेरेड, 796 माइक्रोफेरेड, तो 796 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिपथ की प्रतिबाधा, क्या पूछ लिया उसने, एक प्रतिबाधा। तो Z बराबर हमने बताया था, जब L भी हो, C भी हो, R भी हो, तो Z बराबर होता है अंडरवुड R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था 100%, या तो सवाल आ जाता है इस पर न्यूमेरिकल, या फिर ठीक है थ्योरी पर डेफिनेशन मतलब ड्राइव करवा लेता है फॉर्मूला। तो लगाओ, अब आप कहोगे एक्सेल कहां से लाओगे, तो पहले मैं आपको एक्सेल निकलवा दूं, समझ गए। ओमेगा बराबर सबकी वैल्यू लगाओ 2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू कितनी है भैया 25.48 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। तो एक्सेल आ गया है भाई तुम्हारा 8, कितना आ गया है, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई बात ना है। एक्सी बताओ, 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू कितनी है 796 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है एक्सी की 4 ओम, कितनी आ गई, तो एक्सएल एक्सी पता चल गया, वैल्यू लगा दो यहाँ पे, आर जेड आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर की 3, एक्सएल कितना है 8, यहाँ माइनस का 4, तो 8 में से 4 गया, कितने बचे 4, तो 4 चौक 16, 3 3 9, 25, 25 का बाहर निकल के क्या आ गया 5। बताओ कैलकुलेशन कर ही लोगे, 8 - 4, तो 4 बचे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका क्या होगा 9, 9 और 16 25, 25 का क्या निकल गया 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भैया, ठीक है। ये पार्ट हो गया, नोट कीजिए। कर लिया होगा, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहा है इसने, स्रोत के सिरों के बीच लगी वोल्टा तथा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच कलांतर, क्या पूछ लिया इसने, कलांतर फाई, बात समझ में आ गई। तो हमने बताया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, tan फाई इक्वल टू एक्सएल सर्वांगसम एक्सी अपॉन आर। तो एक्सएल की वैल्यू आई थी 8, सर्वांगसम 4 अपॉन में 3, तो कितना आ गया 4/3। tan फाई, tan में 4/3 किसका मान होता है, मैंने आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लिखवाए थे, उसमें याद रख लेना, 4/3 53 का मान होता है। tan फाई बराबर tan 53 डिग्री, tan से tan कट गया, फाई बराबर क्या आ गया 53,
किताब से मत देखना, किताब में माइनस का लिख दिया इन्होंने, इसे इसमें से घटाया मैंने, जबकि इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये क्या करता है, जो बड़ी चीज होती है उसे छोटी बड़ी में से छोटी चीज को घटा देता है, रहता पॉजिटिव ही है। तो ये आंसर आ गया हमारा बिल्कुल सही। हाँ भाई आगे बढ़े, नोट कर लो इसे भी। सी पार्ट देखना क्या कहा उसने, सी पार्ट देख रहे हैं। परिपथ में होने वाला शक्ति 6, परिपथ में होने वाला शक्ति 6, तो किसी से भी निकाल लो। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला है भाई, P बराबर आई स्क्वायर आर, और आर की वजह से शक्ति 6 होता है। अब मैं बोलूं आई कहां से लाओगे, तुम कहोगे सर आई बराबर V अपॉन आर होता है ना, तो लेकिन मैं कहूंगा यार यहाँ पे तो L C R तीनों है, तो Z की वैल्यू क्या आई थी अभी निकल के 5, तो आप कहोगे सर आई बराबर V अपॉन Z होगा। बताओ, ये तो कहोगे, तो मैं कहूंगा ठीक है V की वैल्यू बताओ, तो आप ये बताने लगोगे, मैं कहूंगा गलत हो गई, ये तो V नोट है और हमें चाहिए V की, तो V नोट से V की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, V बराबर होता है V नोट अपॉन √2, तो V नोट की वैल्यू कितनी है 283, बताओ, और √2, ये V की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 283 बटे √2, और Z की वैल्यू कितनी आई थी भाई, अभी निकाली हमने पार्ट 1 में 5, और इसका स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है 3। बताओ समझ में तो आ रही बात है। तो I की वैल्यू कितनी आ रही पता है कितना होगा, कैलकुलेशन करने के बाद 40 आ जाएगा। ये क्या आगा, I की वैल्यू 40, 40 का स्क्वायर गुणा 3 कितना आ गया 4800, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन कर लेना, देखो इसका स्क्वायर करना 2 बार लिखना, ये 25 हो जाएगा, ये √2 में से 2 आ जाएगा निकल गया है ना, जब 2 बार लिखेंगे तो काट पीट करना और उसकी 3 से गुणा करना, 4800 आएगा। ठीक है, नोट करो ये भी। सी में क्या पूछा, वो सॉरी डी पार्ट में क्या पूछा है उसने, शक्ति गुणांक, क्या पूछ लिया उसने, शक्ति गुणांक, नोट कर लिया। डी पार्ट देखते हैं इसका, शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई, ये तो है शक्ति गुणांक, cos फाई, फाई की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 53, cos 53 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ये 3 4 5 मेथड बताया था, फिर दोबारा सुन लो। ये 5 होता है, 53 निकालना, तो इसका मतलब 53 यहाँ डालेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 3, 3 4 5 मेथड। ठीक है, तो cos में क्या होता है, आधार बटे कण, तो 3/5 कितना आ गया 3/5, अगर काटोगे इसे पॉइंट लगा के 0 लगाओ, 5 6 30, 0.6, यही हमारा आंसर है, शक्ति गुणांक का मान 0.6, सही है, नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 देख रहा होंगे आप। माना कि पूर्व उदाहरण में वर्णित स्रोत की आवृत्ति परिवर्तनशील है, मतलब जो उदाहरण अभी हमने 8 करा था, मान लो उसमें f जो है आवृत्ति वो वैसी की वैसी परिवर्तनशील है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर है स्रोत की किस आवृत्ति पर अनुनाद होगा, स्रोत की किस आवृत्ति पर, तो ये सवाल में क्या पूछा उसने, इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 1/2 पाई √LC, याद है, प्रूफ कर चुके हैं हम अनुनादी आवृत्ति के लिए। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू कितनी थी 25.48 गुणा 10⁻³ सी की वैल्यू कितनी थी 796 गुणा 10⁻⁶। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 35.4 हर्ट्ज। 35 भी आ जाए जब भी सही है, ठीक है, कैसे भी कैलकुलेशन कर लेना, इसे 8 मान लेना, यहाँ पॉइंट लगाना, यहाँ माइनस की 4 हो जाएगी तो इसे 8 मानना, ठीक है, 25 की 8 से गुणा करना, बहुत आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। एफ बी पार्ट में क्या कहा उसने, नोट करो इसे, इसे अभी पार्ट देख रहे हैं भैया। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, धारा एवं शक्ति की गणना कीजिए। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, चूंकि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, आर के बराबर। तो इसका कंडीशन में आर की जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ओम, आर की वैल्यू 3 होती थी। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते रहे ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, सब कुछ जिस चीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी वो एग्जाम्पल नंबर 8 से लाएंगे हम। तो आपको मैंने ये बताया था जेड आर के बराबर हो जाता है,
अनुनाद की स्थिति में, तो जो आर की वैल्यू वही जेड की। अब आगे क्या पूछा उसने, धारा, धारा बताओ। अब तो धारा की कंडीशन फिर वही आई, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन जेड। ऐसे तो करोगे, तो अब मैं कहूंगा यार वी जेड तो चलो यह 3 लिख दूंगा, लेकिन वी कहां से लाऊं, तो आप फिर वही हिसाब लगाओगे कि यार वी बराबर वी नॉट अपॉन √2 होता है इंटू जेड। ये तो लगाओगे, तो लगा दो 283 बटे पे √2 और जेड की वैल्यू 3, तो ये आंसर आ गया 66.7 एम्पियर हो गया आंसर। इसी का आगे और क्या लिखा हुआ है, शक्ति 6 की गणना कीजिए, 6 ही शक्ति, तो क्या होगा, शक्ति, ये धारा और ये क्या था, प्रतिबाधा। तो P बराबर क्या होता है, I²R। तो I की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करना 2 बार और 3 से गुणा कर देना, मतलब तो 13.35 गुणा 10 की घात, वैसे 3 आएगा वाट, लेकिन किताब में इन्होंने ऐसे लिख दिया 13.35, 10 की घात 3 को हटा के क्या लिख दिया, किलोवाट। इसकी भी गुणा कर लेना। मैं तो फिर भी ये कहना चाहूंगा, घबराना मत, पेपर में बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएंगे जिसमें ऐसा गुणा करनी पड़े ऊपर नीचे रख के। बहुत सिंपल दी होगी वैल्यू। इसकी जो एक्सरसाइज है ना, अभ्यास के प्रश्न, वो बहुत सिंपल है, वो इस टाइप के आते हैं सवाल, ठीक है, ऐसा हार्ड नहीं आते। कभी कैलकुलेशन करने में आपको परेशानी आ रही हो कि सर ने तो देख के लिख दिया, हम कैसे करें, कोशिश करना, कैलकुलेशन तो भाई तुम्हें करनी है, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन वीडियो भी तो बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देख पा रहे होंगे आप। किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर के द्वारा पथ से गुजारा जाता है। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु है तो धातु संसूचक से एक ध्वनि निकलने लगती की आवाज आती है। यह संसूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने देखा भी होगा, रेलवे स्टेशन पे भी लगा होता है, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे भी है, एक गेट बना दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उस गेट से पास होना पड़ेगा। और ये जब से होने लगा, जब से मतलब आतंकवादी घटनाएं होने लगी, कि बम ब्लास्ट हो गया या कोई इलीगल वस्तु लेके जा रहा है, कोई रिवाल्वर, तमंचा और क्या कहते हैं, छुरा वगैरह, ठीक है, तो जैसे वो उस गेट से निकलेगा तो ऐसी आवाज़ आ जाती है, ट्यूं ट्यूं, जैसे बहुत ही स्पीड से। तो वहीं जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, GRP वाले, वो उसे पकड़ लेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो यही कह रहे हैं कि मान लो कोई हवाई अड्डा है और किसी यात्री को उससे निकलना है, ठीक है, डिटेक्टर जो है, मेटल डिटेक्टर डोर, ठीक है, उससे निकाला गया, तो उसमें जो आवाज़ आती है वो किसके सिद्धांत पे काम करती है, तो हम कहेंगे अनुनाद के। मैंने आपको अनुनाद के बारे में बहुत विस्तार से समझाया था थ्योरी पढ़ाते टाइम, ठीक है। क्या पढ़ाया था कि अनुनाद क्या होता है, जब किसी भी वस्तु की आवृत्ति किसी दूसरी वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है तो वहां पे हमें अनुनाद होता है, वहां पे हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो उसी के सिद्धांत पे काम करता है। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, अनुनाद, चाहे वैद्युत लिख देना और अच्छा लगेगा, वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस ये इसका आंसर है, वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहीं पे हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। किसी का बच्चे के पास अगर पुरानी बुक है तो वो देखेगा कि यार एग्जाम्पल 11 और है, सर ने 10 तक कराए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, NCERT ने अपना सिलेबस कम कर दिया है। जो न्यू अपडेट आया, जो 2024 में आप पेपर दोगे, ठीक है, तो कम से तो दोगे, और आगे भी ऐसे ही रहेगा, परमानेंटली कम कर दिया NCERT ने, समझ रहा मेरी बात अब। तो उसमें 10 ही क्वेश्चन है, अगर आप नई बुक खरीदोगे 2024 के लिए, ठीक है, तो उसमें 10 ही एग्जाम्पल दिए होंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारे कंप्लीट कराए हैं और इन्हीं में से आगा पेपर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं नई वीडियो जैसी अपलोड किया करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।